एक खूबसूरत शहर जो अपनी झीलों, इतिहास और पर्यटन के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शांत जगह पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिला दिया, सबको अचरज में डाल दिया कि ये कैसा घोर कलयुग है। रोज की तरह जब पुलिस इस इलाके में अपनी रोजमर्रा की पेट्रोलिंग कर रही थी, अचानक एक माँ के साथ एक ऐसी घटना हो जाती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। शहर के बीचों बीच से एक बच्ची रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, लेकिन पुलिस ने 35 घंटे में ही इस केस को सोल्व कर दिया। लेकिन इस गुमशुदगी पहेली से पर्दा उठने पर जो सच्चाई सबके सामने आई, उस पर यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। एक शख्स बिना कोई सुराग छोड़े गायब, और पीछे रह गया सन्नाटा और सवाल, आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काव्या कनौजिया केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के जटिया हिल्स इलाके से। यहीं दाता नगर के एक मकान में छोटा सा परिवार रहा करता था। 28 साल की अंजलि उर्फ प्रिया सिंह, उसका पति अलकेश गुप्ता और 3 साल की बेटी काव्या कनौजिया। इन्हें अजमेर में आए हुए अभी 4-5 महीने ही हुए होंगे। इससे पहले यह दोनों उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के महमूरगंज थाना क्षेत्र के सुकुलपुर सराय नंदन में रहते थे। ये अंजलि का ससुराल है। रोजगार के सिलसिले में ये दोनों अजमेर आए थे। अभी जिस मकान में ये लोग किराए पर रह रहे हैं, इस मकान मालिक का नाम रामेश्वर उर्फ बाबा जहांगीर है। अजमेर आने के बाद अंजलि एक होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर जॉब करना शुरू कर देती है। अलकेश गुप्ता भी इसी होटल में सुपरवाइजर की जॉब करने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, हंसता खेलता परिवार था। तारीख आती है 16 सितंबर 2025। रात के करीब 9:30 बजे अंजलि अपने 3 साल की बेटी काव्या को साथ लेकर घर से बाहर घूमने फिरने के लिए निकली, क्योंकि ज्यादातर कामकाज के चलते बाहर निकलने का टाइम नहीं मिल पाता था। बेटी भी घर में अकेली बोर होती रहती थी। दरअसल अंजलि आज काम से जल्दी घर आ गई थी, इसीलिए रात का खाना बनाकर जल्दी ही डिनर कर लिया गया था। इसी बीच अलकेश का कोई जरूरी फोन कॉल आ जाता है। ये फोन पर बातें करते करते छत पर चले जाते हैं, लेकिन अंजलि को नहीं पता था कि ये कहाँ चले गए। तभी अंजलि देखती है अलकेश पता नहीं कहाँ गए, कहीं नजर नहीं आ रहे। इसीलिए अंजलि अकेली ही काव्या को लेकर घूमने के लिए चल पड़ती है। सोचा कि आधे 1 घंटे में घूमकर आ जाएंगे, लेकिन क्या पता था कि इस 1 घंटे में उनके साथ कुछ भयानक होने वाला है। घूमते फिरते ये लोग अनासागर झील तक पहुंच जाते हैं, जो कि वहां से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। ये वहां का एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यह एशिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है। चलते चलते जब काव्या थक जाती है तो माँ इसे गोदी में उठाकर आगे बढ़ती है। रास्ते में दुकानें वगैरह भी खुली हुई थी, तो खाने पीने की चीजें लेते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। दोनों माँ बेटी काफी खुश थे। माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा हुआ था ताकि ये कहीं खो ना जाए। काव्या हंसती खेलती, उछलते कूदते, टॉफी खाते हुए चल रही थी। चलते फिरते ये दोनों इस झील के काफी करीब पहुंचते हैं। ये दोनों काफी देर तक वहां एक जगह पर बैठकर समय बिताते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता है। रात का टाइम तो था ही, दुकानें बंद होने लगी, सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम होने लगी। कुछ देर बैठने के बाद ये वहां से वापस घर की ओर रवाना होते हैं। काव्या अपनी माँ का हाथ छोड़कर टॉफी खाते हुए उनके पीछे चलने लगी। इसी बीच अंजलि चलते हुए अपना फोन यूज करने लगती है। अंजलि फोन में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि बेटी पीछे कहाँ रह गई। इसी बीच अलकेश ने यह जानने के लिए अंजलि को कॉल किया कि ये दोनों कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं। अलकेश की कॉल देखकर अंजलि तुरंत कॉल रिसीव करती है और बताती है कि आप चिंता मत करें, हम इस जगह पर हैं और घर की तरफ ही आ रहे हैं। इस समय 10:30 बज चुके थे। इतना कहकर अंजलि कॉल काटते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके चेहरे का हाव भाव एकदम बदल जाता है। वह सन्न रह जाती है, टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसकी बेटी काव्या वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वह दौड़ती भागती बेटी को आवाज लगाती इधर उधर देखना शुरू करती है। चिंता से माँ के हाथ पैर फूलने लगते हैं, गला सूखने लगता है। अंजलि रुआसी आवाज में चीखते पुकारते बेटी को खोजने लगती है। करीब आधे घंटे बाद यानी 11 बजे यह अलकेश को कॉल करके घटना की जानकारी देती है कि बेटी कहीं मिल नहीं रही। अलकेश बहुत घबरा जाता है। कुछ ही देर में अलकेश भी वहां पर पहुंच जाता है। ये बताती है कि जब ये लोग सिटी हॉस्पिटल के पीछे नाले पर बनी पुलिया के पास से गुजर रहे थे, तभी अंजलि ने ध्यान दिया कि बेटी इनके साथ नहीं है। इन्होंने आसपास नजरें दौड़ाई। यह रास्ता सन्नाटा भरा था, स्ट्रीट लाइट भी कम जल रही थी। दूर दूर तक बेटी कहीं दिखाई नहीं देती है। आखिर ये कहाँ चली गई होगी। अब अंजलि को चिंता होने लगी। रात के 12 बज रहे थे, हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कव्या कव्या। अंजलि बेटी को ढूंढते हुए उसी रास्ते पर जाती है जहां से लौट रही थी, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगती है। अब दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। भोर के 2 बज गए। चेहरे की मायूसी और शरीर की थकान ने इन्हें पूरी तरह लाचार कर दिया था। दोनों कुछ देर आराम करते हैं और फिर से खोजना शुरू करते हैं। ऐसा करते करते 4 बज चुके थे। अलकेश बोला चलो थाने चलते हैं, मुझे लगता है कि किसी ने बेटी को उठा लिया है। लेकिन अंजलि मना कर देती है कि पुलिस में रिपोर्ट मत करो, हम खोज लेंगे।
इस पर अलकेश भड़क जाता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो? इतना तो खोज डाला, अभी तक कहीं भी अता पता नहीं चला। इसी दौरान एक हेड कांस्टेबल अपने साथियों के साथ शहर का मुआयना करते हुए वापस लौट रहे थे। ये इनकी रूटीन ड्यूटी थी। तभी इनकी नजर अंजलि और अलकेश पर पड़ती है। इनके चलने का तरीका और चेहरे की घबराहट साफ बता रही थी कि ये दोनों किसी मुसीबत में लगते हैं। कांस्टेबल इनके करीब गया और पूछा कि कौन हो आप लोग और इतना घबराए हुए क्यों हो, क्या बात हो गई है? ये इलाका क्रिश्चियनगंज थाना के अंतर्गत आता था। अंजलि पहले तो कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब अलकेश कहना शुरू करता है कि हमारी बेटी खो गई है, तब अंजलि को भी मजबूरन सब बताना पड़ता है। पर अंजलि पुलिस की मदद लेने से साफ मना कर देती है और कहती है कि हम खुद खोज लेंगे। अंजलि की ये बातें सुन कांस्टेबल और अलकेश दोनों को बहुत अजीब लगा कि ये कैसी माँ है, बेटी खो गई है और मदद भी नहीं ले रही। लेकिन तभी अलकेश बोल पड़ता है कि आप इनकी बात मत सुनिए, बेटी खो गई है, इस बात से इसे काफी सदमा पहुंचा है। ये मानसिक तौर पर बहुत टूट चुकी है, मायूस हो चुकी है। आप अपनी कार्यवाही शुरू कीजिए, बेटी को खोजने में हमारी मदद कीजिए। पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू करते हुए सबसे पहले थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, जिसमें बेटी की फोटो, नाम, पता, उम्र और किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, ये तमाम जानकारी दर्ज कर लेती है। इसी के साथ अंजलि व अलकेश का मोबाइल नंबर भी दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद हेड कांस्टेबल अपने साथियों के साथ अलकेश और अंजलि को लेकर अभय कमांड सेंटर पहुंचे सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। इस सेंटर में उस इलाके के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाली कुछ ऐसी जगह है जैसे मेन सड़क, मार्केट एरिया और पब्लिक प्लेस। इन तमाम जगहों पर इनके द्वारा सीसीटीवी कैमरे फिट किए होते हैं और उन सभी सीसीटीवी कैमरे को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। इन्हीं के पास यहाँ की सीसीटीवी फुटेज के रिकॉर्ड सेव होते हैं। पुलिस टीम एक एक करके सभी फुटेज को देखना शुरू करते हैं। साथ ही इन्होंने आसपास के थानों में भी काव्या की इंफॉर्मेशन साझा करवा दी। उधर की पुलिस भी अलर्ट हो जाती है। अब इस इलाके में मौजूद जितने भी अपराधी थे, शक के आधार पर पुलिस उन छोटे मोटे अपराधियों को भी उठाना शुरू करती है। ये इनसे सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन इन लोगों को भी इसके बारे कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें जाने दिया जाता है। तभी दिन के करीब 11 बजे के आसपास स्थानीय लोगों ने अन्ना सागर झील में कोई अजीब सी चीज देखी, जो पानी में ही कूड़े कबाड़ के पास सतह पर थी। ध्यान से देखा गया तो ये किसी बच्चे की डेड बॉडी जैसी दिख रही थी। लोगों ने पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म किया। इसके बाद एक टीम नाव के जरिए जब उस कचरे के करीब पहुंचे तो शक यकीन में बदल गया। ये एक 4 वर्षीय बच्ची का शव था। कचरे से शव को निकाल कर लाया जाता है। शव की पहचान कर ली जाती है क्योंकि पुलिस के पास सारी जानकारी थी। ये शव था कव्या का, वही कव्या जो 16 तारीख की रात को अपनी माँ के साथ हंसी खुशी घूम रही थी। और ये वही कव्या थी जिसकी तलाश में इसके मम्मी पापा ने खोजने में पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन कव्या अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिर ये सब कैसे हो गया? कव्या के मम्मी पापा को इसकी सूचना दी जाती है। सूचना मिलते ही कव्या फूट फूट कर रोने बिलखने लगती है। वह बेटी को देखने उस जगह पर पहुंचती है। बॉडी के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है। आखिर बेटी इतनी दूर अकेले कैसे आ सकती है? पत्नी के अनुसार ये बेटी सिविल हॉस्पिटल के आसपास से लापता हुई थी, जबकि सिविल हॉस्पिटल से अन्ना सागर के बीच 3.5 किलोमीटर की दूरी है। और दूसरी बात, पानी में कैसे गई, जबकि यहाँ पर ऊंची ऊंची रेलिंग भी लगी हुई थी। पुलिस ने काव्या को जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल भिजवा दिया पोस्टमार्टम जांच के लिए। पर अब सवाल ये उठता है कि काव्या तो माँ के साथ चल रही थी, तो फिर अचानक ये इस झील तक कैसे पहुंच गई? या फिर किसने इसे इस झील में फेंक दिया? ये कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी का मामला लगता है। ये सब एक साजिश के तहत हुआ होगा। यही सब सोचते हुए पुलिस अंजलि और अलकेश से गहराई के साथ पूछताछ शुरू करती है, ताकि इनके बैकग्राउंड के बारे में जाना जा सके कि इससे पहले ये कहाँ रहते थे, इनका परिवार कौन है, कहाँ रहता है। इन्हें भी इन्फॉर्म करना होगा इस घटना के बारे में। अब यहीं से कहानी में एक बड़ा टर्न आता है, क्योंकि दोनों पति पत्नी ने सोचा नहीं था कि इनसे डिटेल में कोई पूछताछ होगी। इन्हें कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला। ये सब अचानक से होने लगा। इसीलिए अलकेश बहुत घबरा जाता है और वह जो बात बताता है उसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल ये दोनों कोई पति पत्नी नहीं थे। ये दोनों किराए के मकान में एक साथ रहने के लिए खुद को पति पत्नी बताते हैं, जबकि असल में ये दोनों यहाँ लिविंग में रह रहे थे। तो फिर ये बच्ची किसकी थी? ये बच्ची अंजलि की थी। अंजलि शादीशुदा है और इसके पति का नाम है राजू कनौजिया, जो कि यहाँ से 895 किलोमीटर दूर वाराणसी में एक इलाका पड़ता है सुकुलपुर सराय। ये यहीं का रहने वाला है। यहीं पर अंजलि का ससुराल है। अलकेश भी इसी इलाके का रहने वाला है। दरअसल अंजलि और अलकेश एक दूसरे से प्रेम संबंध के चलते 4 महीने पहले बिना किसी को बताए घर छोड़कर अजमेर आ गए थे। अंजलि अपनी बेटी को भी साथ ले आई थी। अभी भी वहाँ किसी को नहीं पता था कि ये तीनों कहाँ है। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत राजू कनौजिया को कॉल करके पूछती है कि क्या आप अंजलि नाम की किसी महिला को जानते हैं? राजू ने तुरंत बताया कि हाँ, ये मेरी पत्नी का नाम है। 4 महीने से मेरी पत्नी और बेटी लापता है। हमने यहाँ थाने में इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। हमने बहुत कॉल की, कॉल भी नहीं लग रही थी।
पुलिस को जब इस बात की पुष्टि हो गई कि यही अंजलि का पति है, तो पुलिस ने एड्रेस बताते हुए बड़े ही दुख के साथ इन्हें कहा कि आपकी पत्नी यहाँ किसी अल्केश नाम के व्यक्ति के साथ रह रही है और आपकी बेटी कव्या का देहांत हो गया है। आप जितना जल्द हो सके यहाँ पहुँच जाएं। ये दुखद समाचार सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी तो दुनिया ही बिखर गई। वह रोते बिलखते परिवार को इसकी सूचना देता है और तुरंत सामान पैक करके माँ और कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर राजस्थान की ओर रवाना होता है। 16 घंटे का सफर तय करने के बाद 18 दिसंबर की सुबह राजू, इनकी माताजी और बुआ वहां के थाने पहुंचते हैं। वहीं से पुलिस इन्हें जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया था। ये लोग वहां पहुंचकर शव की पहचान कर लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही खड़ा है कि बेटी को किसने मारा। वो खुद से तो जाकर उसमें कूदेगी नहीं। लेकिन इतने में सीसीटीवी फुटेज में एक बड़ा ही चौंका देने वाला खुलासा होता है। सीसीटीवी कैमरों की जांच करने वाली टीम जब सारी फुटेज खंगाल रही थी तो इसमें इनको कुछ अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। कई कैमरों में अंजलि बेटी के साथ सड़क पर घूमते हुए नजर आई। यह 10:30 बजे के बीच की बात है। अन्ना सागर पुरानी चौपाटी के पास अंजलि बेटी के साथ घूम रही है, इधर उधर टहल रही है। कभी पैदल चलती तो कभी माँ बेटी को गोद में लेकर उठा लेती और कभी उसको खींचते हुए जल्दबाजी में चलती। अब इतनी रात का समय है, सुनसान रास्ता है, इस समय तो इन्हें घर पर होना चाहिए था। इतनी रात को ये बेटी को लेकर इस एरिया में क्यों टहल रही है? आखिर इसका क्या मकसद हो सकता है? तभी एक फुटेज में दिखाई देता है कि अंजलि कव्या का हाथ पकड़कर चल रही है। माँ बेटी को बार बार अपनी तरफ खींचकर तेज चलने की कोशिश कर रही है। इसके बाद रात के करीब 1:30 बजे अंजलि बेटी को लेकर झील के किनारे चली गई। ये वही जगह है जहाँ से कुछ दूर कव्या का शव झील किनारे बरामद हुआ था। इधर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, इसीलिए कुछ पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ। अब इसके 10 मिनटों के बाद 1:40 पर अंजलि वापस आते हुए दिखाई देती है। इस बार इसके साथ इसकी बेटी नहीं थी। यह अपना फोन यूज करते हुए वापस आ रही थी। पुलिस ताज्जुब में थी कि ये जाते हुए तो बेटी के साथ थी। 10 मिनट का गैप हुआ, फिर वापस आते हुए माँ अकेली। इसका क्या मतलब हो सकता है? अब पुलिस को अंजलि पर संदेह होने लगता है। संदेह का एक बड़ा कारण और सामने आता है कि अंजलि ने जो भी पहले बयान में बेटी को खो जाने को लेकर जो भी बातें बताई थी वो सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मैच नहीं हो रही थी। यानी अंजलि अब तक पुलिस को झूठी स्क्रिप्ट सुनाकर गुमराह कर रही थी। पुलिस ने एक और बात पर गौर किया कि अंजलि बार बार यह कहकर मना करती थी कि हमें पुलिस की मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद से खोज लेंगे। यानी इसे डर था कि कहीं इसका प्लान सामने ना आ जाए। पुलिस समझ गई कि ये इसका ही किया धरा लगता है। पर सवाल ये था कि एक माँ ऐसी क्या वजह रही होगी जो ये अपने हाथों अपनी ही बेटी को मार डाली? आखिर उसने इसका क्या बिगाड़ा था? इसके बाद पुलिस अंजलि और अल्केश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। अब यहाँ पर अल्केश को जैसे ही पता चला कि कव्या को उसकी माँ यानी अंजलि ने ही मारा है तो वह बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंजलि ने ऐसा कर दिया है, क्योंकि अल्केश को वाकई में कुछ नहीं पता था कि अंजलि ने ऐसा कुछ कर दिया है। लेकिन सारे सीसीटीवी फुटेज चिल्ला चिल्ला कर अंजलि के करतूतों को साबित कर रहे थे। अब अंजलि के पास कोई दूसरी कहानी बनाने की ऑप्शन नहीं बची थी। फाइनली वो अपना जुर्म कबूल करती है। साथ में यह बताती है कि इसमें अल्केश का कोई हाथ नहीं है, ये मेरा प्लान था, उसे इसके बारे कुछ नहीं पता था। अब अंजलि अपनी लाइफ के हर पहलू को बताना शुरू करती है। 2021 की बात है। अंजलि वाराणसी में एक बस से ट्रैवल कर रही थी। उसी बस में राजू ने अंजलि को पहली बार देखा। इत्तेफाक से राजू को अंजलि के पास ही खाली सीट मिल जाती है। तभी अंजलि ने बस पर कुछ खरीदा था, पर उसके पास खुले पैसे नहीं थे, इसीलिए राजू ने झट से अपनी तरफ से खुले पैसे दे दिए। इसी दौरान दोनों के बीच बात का सिलसिला शुरू होता है। अब ऐसे ही आए दिन अक्सर दोनों की मुलाकातें होने लगी। एक दूसरे को मोबाइल नंबर दिया जाता है। राजू कनौजिया वाराणसी के महमूरगंज थाना क्षेत्र के सुकुलपुरा सरंदन मोहल्ले के रहने वाले हैं। घर में इनकी माँ देवी कनौजिया और 2 भाई हैं। कई साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। राजू के ऊपर ही पूरे घर की जिम्मेदारियां थी। यह छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करके घर संभालना शुरू करते हैं। इधर राजू और अंजलि फोन पर बातें करने लगे, चैटिंग करने लगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने समझने लगे। फिर एक समय ऐसा भी आया जब दोनों ने हमेशा के लिए एक साथ रहने का फैसला कर लिया, यानी बात शादी तक पहुंच गई। राजू ने अपनी माँ से अंजलि के बारे में बताया। माँ को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। लड़की पहली ही नजर में पसंद आ गई। माँ ने लड़की के परिवार वालों से बात की। अंजलि एक गरीब परिवार से थी। राजू अच्छा कमाता खाता था। लड़की के परिवार वाले भी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। ज्यादा खर्च न करते हुए 2021 में राजू कनौजिया और अंजलि करीबियों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद राजू की ड्यूटी कोई दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती है, जिससे राजू अब हफ्ते में एक बार ही घर आ पाता था। वह वहीं पर किराए का एक मकान लेकर रहना शुरू कर देता है।
कुछ दिन बाद वह पत्नी अंजलि को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब दोनों यहीं पर रहना शुरू करते हैं। 1 साल के बाद घर में खुशियां आती है। अंजलि ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया काव्या। घर वाले काफी प्रसन्न थे। इन्होंने फंक्शन करके दावत देकर खुशियां प्रकट की थी। राजू ने बयान में बताया था, जब मैं कामकाज पर चला जाता था तो अंजलि घर पर अकेली होती थी। बेटी के जन्म के 1-1.5 साल के बाद अंजलि का व्यवहार बदलने लगता है। पता नहीं क्यों यह मुझसे थोड़ी दूरी बनाकर रहने लगती है। ठीक से बात नहीं करती थी। मुझे लगा कि शायद बेटी को अकेले संभालना पड़ता है, इसीलिए चिड़चिड़ी हो गई है। हालांकि जब तक मैं घर पर रहता था तब तक मैं ही बेटी की देखभाल करता था। अब साल आता है 2024 का। अंजलि ने बोला, मैं आधार कार्ड अपडेट कराने बैंक जा रही हूँ, तुम बच्ची को देखना। ऐसा बोलकर अंजलि घर से बैंक की ओर रवाना होती है। घर से निकलते ही कुछ दूर पड़ोसी ने अंजलि को देखा और पूछने लगे कि किस तरफ जा रही हो। यह बताई कि मैं बैंक जा रही हूँ। पड़ोसी बोले कि हम भी किसी काम से बैंक ही जा रहे हैं। बोला कि साथ में चलिए, आपका भी काम करा देंगे। इस पे अंजलि बोली कि आप चलिए, हम कुछ देर में आते हैं। पड़ोसी बैंक चले गए और वहाँ काफी देर तक इंतजार किया। 1.5-2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि नहीं आई। इसके बाद पड़ोसी राजू को कॉल करके पूछते हैं कि क्या अंजलि घर पर है। इस पर राजू ने बताया कि अंजलि तो बैंक जाने का बोलकर घर से चली गई थी, उसे तो 2 से 3 घंटे बीत गए हैं। राजू को चिंता होने लगी। ये अंजलि को कॉल करता है पर अंजलि कॉल रिसीव नहीं करती। राजू के मन में एक अजीब सी शंका ने घर कर लिया कि ये झूठ बोलकर कहाँ गई होगी। इसके बाद जब अंजलि घर आई तो राजू ने उसे सवाल करना शुरू किया और फोन को रिसीव न करने का कारण भी पूछा। अंजलि का जवाब पहले से ही तैयार था, मानो वह सब कुछ सोच समझ कर बैठी हो। वह बोली कि मैं रास्ते में थी, पता नहीं चला कि कॉल कब आई। मैं अपने एक फ्रेंड के घर पर गई थी, वहीं समय लग गया, इसलिए बैंक नहीं जा पाई। यहाँ पर राजू ने ज्यादा बात को बढ़ाया नहीं, वह चुप हो गया। लेकिन इसके अगले दिन राजू के किसी जान पहचान वाले ने बताया कि तुम्हारी पत्नी को किसी आदमी के साथ देखा गया है, उसे कई बार ढाबे पर बैठा देखा गया है। ये सब जानने के बाद राजू सख्त लहजे में अंजलि से पूछता है कि तुम किस आदमी के साथ घूम रही हो। लेकिन अंजलि उल्टा इनको ही डांटने फटकारने लगी, बुरा भला कहने लगी। एक तो घर पर रहते नहीं हो, ऊपर से मुझ पर संदेह करते हो। राजू इस पर हाथ उठाने वाला था पर वह रुक जाता है, क्योंकि राजू को लोगों द्वारा ही जानकारी मिली थी, कोई पुख्ता सबूत नहीं था उसके पास। इसलिए ये बात को ज्यादा बढ़ाता नहीं, चुप हो जाता है। पर अब इसके मन में संदेह घर कर चुका था। ये पत्नी की हर हरकत पर नजर रखना शुरू करता है। इन्होंने ध्यान दिया कि बार बार अंजलि खिड़की के पास जाती है और बाहर देखती है, खास तौर पर तब जब बाहर पड़ोसी के घर का दरवाजा खोलने की और बंद होने की आवाजें आती है। राजू चुपके से दूसरे कमरे से बाहर झांकता है। यह लोग किसी किराए के मकान में रह रहे थे। उनके घर के ठीक सामने दूसरे मकान में मकान मालिक का बेटा भी रहता था और ये कोई और नहीं, अल्केश गुप्ता थे। अंजलि अल्केश को ही देखा करती थी, उसकी एक्टिविटी पर नजर रखती थी। एक दिन जब अंजलि छत पर गई तो पीछे से अल्केश भी गया। ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, किस करने वाले थे। इतने में राजू दबे पांव वहां पहुंच जाता है। ये इन्हें इस हालत में देख लेता है। इनका ये मैटर कई दिनों से चल रहा था, पर ये आज पकड़ी गई। अब कन्फर्म हो जाता है कि पत्नी का अफेयर मकान मालिक के बेटे से है। राजू पत्नी को बालों से घसीटता हुआ घर लेकर आता है। बात काफी बढ़ जाती है। अंजलि थाने जाकर राजू के खिलाफ महिला उत्पीड़न का मामला दर्ज करती है। पुलिस ने दोनों को समझाया कि ऐसे झगड़ों में पड़कर संबंध खराब मत कीजिए। आपकी छोटी बच्ची है, उसके भविष्य के बारे में सोचिए। राजू अपनी बेटी के बारे में सोचकर चुप हो जाते हैं और पत्नी की आखिरी गलती मानकर माफ कर देते हैं। लेकिन मामला पत्नी के अफेयर का था। राजू का पलड़ा इस केस में भारी था, इसलिए कुछ दिन अंजलि शांत रहती है। पर मन ही मन अंजलि ठान लेती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, जिसके चलते अंजलि ने फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। झूठ बोलकर बाहर जाना, अल्केश से मिलना। राजू ने सोच लिया था कि वो इस मकान को छोड़कर कहीं और चला जाएगा, पर उधर राजू की गैर मौजूदगी में दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगता है। दोनों मोबाइल पर घंटों बातें करते हैं, आगे क्या करना है यानी भविष्य की प्लानिंग करने लगते हैं। अब फरवरी 2025 में अंजलि ने अपने पति से बोला कि इसको भी जॉब करनी है। प्रयागराज में रहने वाली इसकी बहन चारू ने इसके लिए कोई जॉब ढूंढी है, इसे वहां पर जाना है। कुछ दिन में सेटल होने के बाद मैं तुमको भी वहां पर बुला लूंगी। ये सब सुनकर पति राजी हो जाता है और अंजलि को इजाजत दे देता है। अंजलि बेटी को लेकर चली जाती है। इधर अल्केश भी घर वालों को ये बताकर चला जाता है कि मैं दोस्तों के साथ एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ, 1-2 महीने बाद आऊंगा। इस तरह अंजलि और अल्केश दोनों प्रयागराज में कहीं किराए पर मकान लेकर लिव इन में रहने लगते हैं और दोनों जमकर संबंध बनाते हैं। ये किस तरह पति से झूठ बोलकर पति की आंखों में धूल झोंक रही थी। 2 महीने बाद अंजलि और अल्केश अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बात की भनक राजा को लग चुकी थी, क्योंकि राजा ने मकान मालिक से पूछा था कि आजकल अल्केश कहीं नजर नहीं आ रहा। तो इस पर मकान मालिक बोले, अल्केश तो यही बोलकर यहाँ से चला गया था कि मैं दोस्तों के साथ मुंबई जा रहा हूँ घूमने के लिए, आने में कुछ महीने लग जाएंगे। और अब दोनों का एक साथ घर पहुँचना शक को यकीन में बदल रहा था। राजू सारा खेल समझ गया। राजू ने ठान लिया था कि अब ये इसके साथ नहीं रहेगा, इसे बेदखल कर देगा। अंजलि को भी पति के साथ नहीं रहना था।
ये सब इसकी प्लानिंग का हिस्सा था। इसी दौरान राजू ने अंजलि से अपनी बेटी की डिमांड की। उसने कहा कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ दो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें इस घर से बेदखल करता हूँ। लेकिन अंजलि ने बेटी को देने से मना कर दिया। मामला पुलिस तक पहुँचता है। पुलिस भी कानून का हवाला देकर कहती है कि बेटी माँ के पास ही रहेगी। जब तक माँ न चाहे तब तक किसी और का अधिकार नहीं हो सकता बच्चे पर, क्योंकि बच्ची अभी बहुत छोटी है। वह अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती और कानून के अनुसार बच्चा जब 12 साल का हो जाए तब वह खुद चयन कर सकता है कि उसे किसके साथ रहना है। लेकिन उससे पहले अगर माँ बच्चे को संभालने में सक्षम है तो बच्चे पर पहला अधिकार माँ का ही है। इसके बाद से अंजलि कुछ दिन पति के साथ एक ही घर में रहती है। फिर अचानक एक दिन ये बच्ची को लेकर अलकेश के साथ अजमेर आ जाती है, बिना किसी को बताए। किसी को भी नहीं पता था कि ये लोग कहाँ चले गए। अलकेश और पड़ोसी बहुत परेशान होते हैं कि ये कहाँ चले गए। कॉल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि इन दोनों ने पहले से ही नया सिम ले लिया था, मोबाइल भी नया ले लिया था, सारे नंबर ब्लॉक कर दिए थे, पुराना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था ताकि इनकी लोकेशन ट्रैक ना हो पाए। अब बात करते हैं कि अंजलि ने अपनी बेटी को क्यों मार दिया, जबकि वह चाहती तो बेटी पति के हवाले करके शांतिपूर्वक अलकेश के साथ रह सकती थी। इस पर अंजलि ने बताया कि नए मकान में आने के बाद बेटी को लेकर अलकेश और मेरे बीच तनाव रहने लगा। आए दिन झगड़ा कलेश होने लगा। रोज रोज के इस झगड़े से मैं तंग आ गई थी। अलकेश बिल्कुल भी बेटी को संभालने में मदद नहीं करता था। कहता कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम ही संभालो इसे। मैंने पहले ही कहा था कि बेटी को साथ मत लाना। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, इसके सारे खर्चे तुम उठाओ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो बेटी को छोड़ना होगा। अब अंजलि के पास 2 ऑप्शन थी, या तो बेटी को चुने या फिर प्रेमी को। अंजलि ने प्रेमी को चुना। सोचा कि बेटी की वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, ऊपर से दिन भर इसका ध्यान भी रखना पड़ता है, इसकी वजह से मेरा काम भी छूट गया। अंजलि अलकेश के प्यार में पागल थी, उसके साथ ही रहना चाहती थी। ये चाहती तो बेटी को राजू के पास सौंपकर हमेशा के लिए अलकेश के साथ अपना पूरा जीवन बिता सकती थी। पर ये कलयुग की स्वार्थी माँ ऐसा नहीं करती, क्योंकि इसका ईगो आड़े आ जाता है। इसने बयान में बताया कि घर में बेटी राजू को सौंप देती तो मेरी हार हो जाती, और तब से अब तक जो मैंने बेटी को अपने पास रखने की इतनी मेहनत की वो सब बेकार जाती, और ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। घर बेटी मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं उसके पास भी नहीं रहने दूंगी। यहाँ पर अंजलि की ईगो एक बड़ी समस्या थी, जो उसे काव्या की जान लेने की हिम्मत प्रदान कर रही थी। अब यहीं से बेटी को ठिकाने लगाने का प्लान ये तैयार करने लगती है। प्लान के अनुसार 16 सितंबर की रात को अंजलि बिना अलकेश को बताए बेटी के साथ घूमने के लिए निकल गई। ये दोनों झील के किनारे चौपाटी पर घूमते रहे। अब आते हैं सीधा वारदात वाली घटना पर। जैसे ही रात के करीब 1:30 बजे, जिस तरफ पेड़ पौधे थे, अंधेरा था, सन्नाटा था, उधर ही झील किनारे अंजलि बेटी को लेकर बैठ गई। थकने की वजह से बेटी गहरी नींद में चली जाती है। इसके बाद अंजलि रेलिंग के पास आकर उसे पानी में छोड़ देती है। गहरी नींद की वजह से वह कोई आवाज नहीं कर पाई और डूबकर उसी में मर गई। इसके बाद भोर के 2 बजे ये अलकेश को कॉल करती है और उसे झूठी कहानी सुनाती है। लेकिन अब अदालत में उसे पेश किया जाता है। उसके खिलाफ सारे गवाह पेश किए जाते हैं। अंजलि दोषी पाई जाती है, लेकिन अंजलि के बयान के चलते अलकेश बेगुनाह था, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है। बेटी के चले जाने का दुख पिता को सारी जिंदगी रहेगा। राजू और अंजलि की लव मैरिज हुई थी, फिर भी विश्वास की धज्जियां उड़ा दी गई। ये थी कलयुग की माँ। इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। जय हिंद।